हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले वीडियोस के अंदर देखे थे जो बोर्ड का पेपर है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उनकी वर्ड लिमिट और उनके मार्क्स डिवाइडेशन के बारे में पढ़ा। कहाँ पे अपन को चॉइस मिलती है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, और रीडिंग सेक्शन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। अब अपन शुरुआत कर रहे हैं आज के वीडियो में पोएट्री सेक्शन, लेक्चर नंबर 12 रेनबो। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पोएट्री और प्रोज सेक्शन दिए हुए हैं। पोएट्री सेक्शन जो अपन ने लेटर वीडियोस में बात की थी, 2 स्टेंजा पूछे जाते हैं और 2 में से एक स्टेंजा अपन को अटेम्प्ट करना होता है, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें से एनी 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस अपन को अटेम्प्ट करने होते हैं। पोएट्री सेक्शन अपन ने जाना था 10 नंबर का होता है, 10 अंक का होता है। ये हमारे लिए 5 जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज आप समझ सकते हैं कि 4 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो डेफिनेटली 4 अलग अलग पॉइंट से होंगे। और 2 स्टेंज आते हैं जिनमें से एक स्टेंज अपन को अटेम्प्ट करना होता है, वो भी अलग अलग पॉइंट से होंगे। तो ऐसा मान सकते हैं अपन कि 2 पॉइंट तो स्टेंजा और 4 क्वेश्चन 6 पॉइंट। अपने सिलेबस में 5 पॉइंट है, तो ये ऑब्वियस है कि 1 पॉइंट जिसमें से स्टेंजा और क्वेश्चन पूछना संभावित है और प्रत्येक पॉइंट से क्वेश्चन का पूछा जाना संभावित है। इसलिए प्रत्येक जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है और वो एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जिसमें से स्टेंजा 4 अंक का और एक क्वेश्चन 2 अंक का, मतलब एक पॉइंट आपके लिए 6 अंक की हो सकती है और वो कोई सी भी पॉइंट हो सकता है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे पॉइंट और उस पॉइंट का टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसका अध्ययन करेंगे अपन, एक्सप्लेन करेंगे अपन, उसको अच्छी तरह से समझेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अपन इस वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो चलिए, लेसन नंबर 12 है रेनबो के पोएट्री सेक्शन का और पोएम जो टाइटल है द नोबल नेचर। द नोबल नेचर जो पोएम है वो ग्रेट ड्रामाटिस्ट एंड पोएट बेन जॉनसन की पोएम है। ये बेन जॉनसन 17th सेंचुरी के पोएट थे, एक महान कवि थे जिन्होंने ये पोएम लिखी है और विशेष तौर से प्रकृति, नेचर और ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य की तुलना की है यहाँ पर, जिसके बारे में अपन विस्तृत रूप से बात करेंगे। देखिएगा, इंग्लिश कंपलसरी के अंदर अबाउट द पोइट कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अबाउट द पोइट कवि के संदर्भ में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है यदि वो क्वेश्चन पोएम से रिलेटेड नहीं। केवल वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके पोएम का जो टेक्स्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे बिलोंग करता हो, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो
अपन ने जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था, एक तो स्टेंजा वाला क्वेश्चन और एक जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से अपन को 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो यहाँ पर उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो भूलिएगा मत, पोएट्री सेक्शन अपने लिए 10 मार्क्स का 10 अंक का है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, इस पोम के अंदर 2 स्टेंजा है। पहला स्टेंजा जो यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा स्टेंजा यहाँ से यहाँ तक। 2 स्टेंजा है, एक छोटी सी पॉइंट है, और ये जो पोम है उसको एक शॉर्ट लिरिक कहा जाता है। ये पोम जो है किस प्रकार की है, एक शॉर्ट लिरिक है। तो थोड़ी अपन चर्चा कर लेते हैं, लिरिक क्या होता है। देखिएगा, एंशिएंट टाइम के अंदर, प्राचीन समय में, एक लायर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम क्या था, लायर। लायर ये वाला नहीं है, लायर को आप अच्छी तरह से देखें। लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, संगीत का वाद्य यंत्र हुआ करता था, और इसके साथ में एक छोटा सा जो गाना गाया जाता था, जो गीत, जो पोम गाई जाती थी, उसको कहा जाता है लिरिक। और इस लायर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ही इसका नाम हमारे सामने आया, जिसको आज अपन लिरिक के रूप में जानते हैं। और लिरिक हमेशा एक शॉर्ट पोएम होती है, छोटी कविता होती है, ये लंबी बड़ी कविता नहीं होती। चलिए बात करते हैं द नोबल नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर, अबाउट द पोम। अबाउट द पोम निश्चित रूप से सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, और बहुत ही जरूरी है इस बात को जानना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाना संभावित है। चलिए अपन बात करते हैं अबाउट द पोम के संदर्भ में। हालांकि मैं इस टेक्स्ट के अलावा आपको जो है अबाउट द पोम, जिसमें थीम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको जानना। क्यों? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पोम के अंदर जो मेंशन होता है, जो भी आइडिया, जो भी थॉट्स, वो हमेशा पोएट के होते हैं, जो उस कविता को लिखने वाला होता है। ठीक है, तो थीम को जानना अति आवश्यक होता है। तो थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं थीम के बारे में। यहाँ पर इस कविता में, जिसका टाइटल है द नोबल नेचर, इसमें पोएट बेन जॉनसन ह्यूमन बीइंग्स को एक मैसेज देना चाहते हैं। एक संदेश देना चाहते हैं, और वो संदेश क्या है कि एक मनुष्य, जैसे कि अपन टाइटल से जान सकते हैं, द नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव। और इस चीज को जानने के लिए बेन जॉनसन ने ह्यूमन बीइंग्स को, मनुष्य इंसान को एक संदेश दिया है, लिव ऑन द बेसिस ऑफ डीड्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी स्पेंड इन आवर लाइफ। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कवि बेन जॉनसन ने हमें इस पोम में ये बताया है कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, कि समय, जितने समय तक, लंबे समय तक अपन जीवन जी रहे हैं, या
एक जो इंसान का, मनुष्य का जीवन है, एक समय के तौर पर उसका आकलन होना चाहिए या उसके कार्यों के आधार पर उसका आकलन होना चाहिए, ये संदेश दिया है बेन जॉनसन। तो यहां पे देखिएगा द पोइट बेन जॉनसन, द पोइट बेन जॉनसन imparts a great meaning and a message to humanity that we live in deeds, not in years। देखिए सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया इस पॉइंट का यही है कि द पोइट बेन जॉनसन, कवि बेन जॉनसन जो है, इम्पार्ट्स, क्या प्रदान करना चाहते हैं इस पॉइंट के माध्यम से, ए ग्रेट मीनिंग, महान शिक्षा देना चाहते हैं। देख लीजिए यहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, क्या, व्हाट message or what meaning does the poet Ben Jonson want to impart from the poem entitled The Noble Nature? इस कविता जिसका टाइटल है द नोबल नेचर, इस कविता के माध्यम से कवि बेन जॉनसन हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यही इसकी थीम है। क्या द पोइट बेन जॉनसन इम्पार्ट्स, क्या प्रदान करते हैं, ए ग्रेट मीनिंग, बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, एंड ए मैसेज, और एक संदेश दे रहे हैं, किनको, टू ह्यूमैनिटी, मानव को, इंसान को, हमें, क्या, दैट वी लिव इन डीड्स, कि हमारा जीवन कार्यों के तौर पर होना चाहिए, नॉट इन ईयर्स, हमें अपने जीवन में ये आकलन नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 80 years, 100 years, more than 100, कि हम एक ऐसा स्पैन ऑफ लाइफ, इतना टाइम है जो अपन स्पेंड करें लाइफ के अंदर, हमारा जो मोटो है वो डीड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीड्स होना चाहिए। और इसीलिए कवि बेन जॉनसन ये कहना चाहते हैं, द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ our deeds and achievements. The worth of human life, मानव जीवन के मूल्य का आकलन देखिएगा। The worth of human life is measured not in years but on the basis of noble acts and achievements. यहां में देखिएगा द पोएट बेन जॉनसन इम्पार्ट्स, क्या प्रदान करते हैं, ग्रेट मीनिंग, बहुत बड़ी शिक्षा, एंड ए मैसेज, और एक संदेश देना चाहते हैं इनको, टू ह्यूमैनिटी, मनुष्य को, इंसान को, दैट वी लिव इन डीड्स, की हमें अपना जीवन जो है कार्यों के तौर पर व्यतीत करना चाहिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, टू डू ग्रेट डीड्स एंड टू गेट ग्रेट अचीवमेंट्स, नॉट टू लिव a long span of life।
हमें अपना जीवन समय के तौर पर नहीं जीना चाहिए। जो हमारा जीवन है, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जॉन की महान कवि, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। एक जीवन के तौर पर देखा जाए, उनके बचपन में उनकी बड़ी बहन की उनकी मृत्यु हो जाना, उसके बाद दूसरी बड़ी बहन की मृत्यु हो जाना, उसके बाद उसके माता और पिता का नाव में डूबकर मृत्यु की दुखद घटना, और उसके बाद विदाउट मैरिज उनकी भी मृत्यु हो जाना, और वो भी छोटी सी यंग एज में, लेकिन आज ग्रेट पोएट के नाम से जाना जाता है। तो उनके जीवन को अगर देखा जाए तो समय के तौर पर उनका जीवन बहुत छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा, लेकिन अगर तारीख के तौर पर देखा जाए तो उनका जीवन बहुत बड़ा हमारे लिए इंप्रेसिव लाइफ, हमारे लिए उनका जीवन आदर्श जीवन से कम। क्यों? किसके आधार पर? On the basis of his acts, his noble acts, his noble deeds, his achievements. They impress us, they attract us to do same, not their life. The time spent in their life. अब यहाँ पे देखिएगा, जो कंक्लूजन के तौर पर बेन जॉनसन ने हमें बताया है, द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का जो मूल्य इज मेजर्ड, जिसका अपन मापन करते हैं, उसका आंकलन करते हैं, उसका आधार क्या होना चाहिए? नॉट इन ईयर्स, समय नहीं होना चाहिए, समय नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, मिस्टर एम के गांधी, उनसे बहुत ज़्यादा समय बहुत सारे लोग बिता चुके हैं जिंदगी में, कोई याद नहीं करता। सिर्फ उस इंसान को अगर मृत्यु के बाद किसी को याद किया जाता है तो इसके तौर पर नहीं, इसके तौर पर, उसके डीड्स के तौर पर, उसके एक्ट्स के तौर पर, उसके जीवन में क्या अचीवमेंट्स थी, वो आज हमें इंप्रेस करती है, अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे देखिएगा, द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड, मनुष्य के जीवन का जो आंकलन किया जाता है नॉट इन ईयर्स, वर्षों के तौर पर नहीं, समय के तौर पर नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर? नोबल एक्ट्स एंड अचीवमेंट्स। उनके जीवन में उन्होंने क्या उत्तम कार्य किए, कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, ये उनके महान कार्य और ये उनकी महान उपलब्धियां। अचीवमेंट्स ओनली वी कैन गेट ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्टिंग नोबल एक्ट्स एंड डीड्स। विदाउट नोबल एक्ट्स, without performing noble acts or deeds, no one can get achievements. You know, obviously you know. स्पष्ट तौर पर आप इस बात को जानते हैं, by doing noble deeds and achievements, only we can be loved. After death, मृत्यु के बाद अगर जिंदा रख सकता है तो नोबल डीड रख सकते हैं, अचीवमेंट्स रख सकते हैं। Let's start our poem, The Noble Nature, बेन जॉनसन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम बात करेंगे हर एक चीज की, हर एक वर्ड की, हर एक फिगर ऑफ स्पीच की, राइमिंग स्कीम की। देखिए, दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्म के टेक्स्ट को पढ़ना, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना, उन चीजों को पढ़ना जो ऑब्वियसली वी कैन सी इन द टेक्स्ट। स्पष्ट तौर पर हम टेक्स्ट के अंदर जो चीज देख सकते हैं,
दैट इज नॉट परफेक्ट। वो केवल अपने लिए परफेक्ट नहीं है। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जानिएगा राइमिंग स्कीम। ये तो आपने जान लिया ये क्या है। एक शॉर्ट लिरिक है, शॉर्ट पॉइंट है, छोटा सा तरकीब है। राइमिंग स्कीम और उसके साथ अपन प्रत्येक लाइन में बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच, जिनको आप हिंदी में कहते हैं अलंकार। सबसे पहले बात करते हैं राइमिंग स्कीम। तुकबंदी योजना क्या होती है? तो मैं सबसे पहले आपको एक पॉइंट के स्पेशल फीचर्स बता देता हूं। एक तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो पॉइंट का टेक्स्ट होता है, प्रत्येक लाइन, एवरी लाइन बिगिंस विद अ कैपिटल। कोई भी पॉइंट होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होती है। ये बात आप गौर करके समझें। ये स्पेशल फीचर्स होते हैं पॉम के कि प्रत्येक जो लाइन है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है, और यदि उसकी कोई राइमिंग स्कीम है तो वो पॉइंट राइम्ड पॉम कहलाती है, अदरवाइज वो अनराइम्ड पॉम भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पॉम राइम्ड, वो अनराइम्ड भी हो सकती है अगर उसकी कोई तुकबंदी योजना नहीं है तो। और इसको अच्छी तरह से आप समझ भी सकते हैं जब आप सोनेट की बात करते हैं। आपने 10th क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, देखिएगा राइमिंग स्कीम तुकबंदी योजना का पता आपको कैसे करना है। प्रत्येक लाइन उसका जो फिनिशिंग वर्ड है, लास्ट जो वर्ड है, उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा पहले। प्रत्येक लाइन का जो लास्ट वर्ड है, क्लियर। इसके बाद प्रत्येक लाइन के लास्ट जो अंतिम शब्द है उसका अंतिम सिलेबल, उसका अंतिम सिलेबल, सिलेबल क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होती है लैंग्वेज की भाषा। सबसे छोटी इकाई होती है लैंग्वेज की भाषा की, उसे कहते हैं सिलेबल। और एक सिलेबल में हमेशा ध्यान रखिएगा एक वोवल का होना कंपल्सरी है। एक वोवल का होना कंपल्सरी है। वोवल के साथ कंसोनेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वोवल से पहले भी कंसोनेंट आ सकता है, वोवल के बाद भी कंसोनेंट आ सकता है, लेकिन वोवल का होना कंपल्सरी है एक सिलेबल में। तो देखिएगा अपन बात करते हैं ट्री बी से हमारा ईयर शियर, इनसे डिफरेंट है लेकिन ये दोनों सेम है। डाइट नाइट सैम, नॉट लास्ट सैम, सी डी सैम। तो आप जैसे ही ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लास में आपने देखा होगा साउंड सिस्टम है ना, तो मतलब अलग साउंड वाला कौन सा वर्ड है उसको आप निकालते हैं। तो यहां पे देखिएगा ट्री बी शुरुआत आपको किससे करनी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अल्फाबेटिकल शो होता है राइमिंग स्कीम। तो जैसे है तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? क्लियर? इससे डिफरेंट है लेकिन ये दोनों सेम है। इनसे डिफरेंट है लेकिन ये दोनों सेम है। सी नाइट लाइट, इनसे डिफरेंट है लेकिन ये दोनों सेम है। बी सी बी, वापिस आइएगा बी सी बी, जस्ट सेम। वापिस आपको यहां पर क्या लेना, अगर आपसे पूरे पॉम की यदि राइमिंग स्कीम पूछा जाए तो क्या हो गई? ए बी बी सी सी डी डी ए। मतलब आप ये कह सकते हो प्रत्येक दो लाइन राइम है अपने आप में। प्रत्येक दो लाइन क्या है?
राइम। क्लियर? जरूरी नहीं है प्रत्येक पोइम में ऐसा हो। फर्स्ट टू थर्ड लाइन भी राइम हो सकती है, सेकंड टू फोर्थ लाइन भी राइम हो सकती है, अपने आप में एक दूसरे के साथ मैच कर सकती है साउंड में, है ना। तो यदि इसकी इस फॉर्म की यदि आपसे राइमिंग स्कीम पूछे तो आप क्या लिखेंगे? ए बी बी सी सी जी जी ए। क्लियर? शायद मैं सोचता हूँ सबके समझ में आ गया। 3 B या शिया डाई माई ओके नाइट नाइट सी बी वापस इन से मैच करती है तो इसको आप आगे ई नहीं लिखेंगे। यदि इनमें से जिसके साथ में वो मैच कर रही है वही आएगा वापस, है ना। और ये अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं उनसे शो होती है। क्लियर? तो राइमिंग स्कीम के बारे में आप समझते होंगे। लेकिन यदि पहला स्टेंजा दिया हुआ है, जो स्टेंजा वाला क्वेश्चन है वहां पे, और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजा, तो आप क्या लिखेंगे? ए बी बी। क्लियर? लेकिन यहां पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड स्टेंजा दे रखा है केवल, और फर्स्ट स्टेंजा नहीं दिया हुआ है, केवल सेकंड स्टेंजा दे रखा है, और फिर आपसे पूछा है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा सी सी जी जी ए गलत। क्या राइमिंग स्कीम होगी? बिल्कुल आप शुरुआत कहां से करेंगे? यहां से स्टेंजा शुरू हो रहा तो यहां पे आप शुरुआत ए से करेंगे। ऑब्वियसली आपको ऐसे स्टार्ट करना होगा, ए बी बी और सी सी। सेकंड स्टेंजा केवल दे रखा है तो उसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी बी सी सी। क्लियर? कोई डाउट? अब इसके बाद बात करते हैं अपन फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। पहली लाइन में देख लीजिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। यहां पर किसकी तुलना किससे की है? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना। एक when a comparison is made, when a comparison is made between two dissimilar things, using the words like or is, maybe so, यदि इन शब्दों का प्रयोग तो वहां पे होता है सिमिली। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमिली, उपमा अलंकार। When a comparison is made, जब तुलना की जाए between दो के बीच, more than two, among, between two दो चीजों के बीच, dissimilar things, वो एक दूसरे से असमान होना जरूरी है, ये कंडीशन है। वो दोनों चीजें समान नहीं होनी चाहिए, वो चीजें आपस में एक दूसरे से असमान हो, ये कंपल्सरी है ना। यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज और सो, स्पेशली लाइक और एज वर्ड का वहां पर यूज होता है, लाइक और एज वर्ड का यूज होता है, वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमिली, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। दूसरी बात, when a comparison is made between two dissimilar things, not using the word like or is, तुलना दो असमान चीजों के बीच में हो रही है, तुलना दो असमान चीजों के बीच में हो रही है, लेकिन वहां पर लाइक या एज जैसे शब्दों का प्रयोग ना हो तो वहां पर होता है मेटाफर। कौन सा अलंकार होता है? मेटाफर, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? मेटाफर। क्लियर? तीसरी बात, पहले सिमिली पढ़ा आपने, दो असमान चीजों के बीच में तुलना, और लाइक या एज जैसे शब्दों का यूज होना, सिमिली, उपमा अलंकार। यदि दो असमान चीजों के बीच में तुलना हो रही है और ऐसे शब्दों
शब्दों का प्रयोग ना हुआ हो तो मेटाफर रूपक अलंकार। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है, यहां पर लाइक या एज जैसे वर्ड्स का यूज भले ही हो लेकिन वो सिमिलर चीजें हो। तुलना तो हो रही है, तुलना दो चीजों के बीच में हो रही है लेकिन दोनों डिसिमिलर होने के बजाय सिमिलर है, असमान होने के बजाय समान है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, सिमिली होगा या मेटाफर? दोनों ही नहीं होंगे। क्या होगा, एक जनरल कंपैरिजन होगा, जनरल कंपैरिजन होगा, उसको एक सामान्य तुलना कहेंगे। 3 एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। He is like a lion. He is like a lion. वह एक शेर जैसा है, शेर के समान है, शेर की तरह है। ये तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए आया है, और ये क्या है, एनिमल क्रीचर, हाँ विल्ड क्रीचर है। तो दोनों के समान चीजों के बीच में तुलना हो रही है। यहाँ पर वर्ड कौन सा आया, लाइक, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, शेर। ओके, अगर मैं बात करूं he is a lion, यहां पर मैं तुलना दोनों उन्हीं चीजों की कर रहा हूं, लेकिन लाइक या एज वर्ड का मैंने यूज नहीं किया। यहां पर भी दोनों चीजें असमान हैं, लाइक या एज वर्ड का यूज हुआ, सिमिली। यहां पर भी दोनों असमान चीजें हैं, तुलना हो रही है, लेकिन यहां पे लाइक या एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। कौन सा अलंकार हो गया, मेटाफर। लेकिन अगर मैं बात करूं she is like her granny, she is like her granny, वह कैसी दिखती है, अपने दादी की तरह। तो यहां पे देखिएगा ह्यूमन बीइंग की तुलना किससे हो रही है, ह्यूमन बीइंग से हो रही है। दोनों सिमिलर थिंग्स के बीच में तुलना हो रही है, भले ही लाइक या एज वर्ड का प्रयोग हो जाए। इट इज नॉट an example of simile or metaphor, neither an example of simile nor a metaphor, but it is an example of general comparison. ये सामान्य तुलना का उदाहरण है, एक जनरल कंपैरिजन हो रही है, जबकि यहाँ पर क्या है, सिमिली उपमा अलंकार है, यहाँ पे मेटाफर रूपक अलंकार। ओके, तो चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, अपने टेक्स्ट पे लौट के आते हैं। तो इस कविता में नोबल नेचर में बेन जॉनसन जो पोइट हैं, द पोइट हैं, उन्होंने तुलना की, क्या की, कंपैरिजन। क्या की है, कंपैरिजन। किसकी, किसके साथ, मैन ह्यूमन बीइंग्स की। मैन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स को। और इसकी तुलना दो चीजों के साथ किए, एक तो है और एक है लिली। यहां पर ह्यूमन बीइंग्स की तुलना करने के लिए नेचर के दो एलिमेंट्स लिए हैं, सिंबल लिए हैं प्रकृति के। किसके हैं वो, नेचर, प्रकृति के दो सिंबल लिए हैं, एक तो है ऑक ट्री और एक है लिली प्लांट। ओक और लिली जो प्रकृति के दो पादप हैं, पौधे हैं, ठीक है, उनकी तुलना यहां पर मनुष्य के जीवन से की है, लेकिन इंसान से की है। कैसे, चलिए। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बाग, man better, or standing long an oak 300 yards, to fall a log at last, dry, barred and sheer. A lily of a day is far in May, although it fall and die at night. It was the plant and flower of light. In small proportion, we just beauty see, and in short measures like not perfect. पॉइंट हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, के तौर पर
पढ़ी जाती है, गाई जानी चाहिए, जनरल वे में नहीं पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जब अपन बात कर रहे हैं, बेन जॉनसन ने यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, इंसान की तुलना दो चीजों से की है। वो दोनों किसके एलिमेंट है, किसके सिंबल है? नेचर के। एक तो ओक का पौधा और एक लिली का पौधा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पहला स्टेंजा है वो तो ओक के संदर्भ में है और दूसरा जो है वो लिली के संदर्भ में। चलो बात करते हैं। It is not growing like a tree, आप समझ के होंगे, it is not growing, बढ़ते रहेगा। एक इंसान का जीवन अगर बढ़ता रहे, किसके तौर पर? समय के तौर पर, long span of time in his life, in our life, like a tree, जिस प्रकार से एक पेड़ हमेशा वृद्धि करता रहता है, एक पेड़ जो अपने आकार में बढ़ता रहता है, उसकी तुलना एक व्यक्ति के जीवन से करें। एक जिस प्रकार से पेड़ हमेशा बढ़ता रहता है, अपने आकार में बढ़ोतरी करता रहता है, उसी प्रकार से यदि व्यक्ति का जीवन भी लंबे समय तक बढ़ता रहे, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। अगर एक मनुष्य का जीवन एक पेड़ के आकार की तरह अगर बढ़ता जाए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप समझते होंगे यहाँ पर मनुष्य की तुलना किससे की गई है? एक पौधे से की गई है। तो जनरली यहाँ पर किस वर्ड का यूज हो रखा है? लाइक। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया मेरे लाइन में? सिंग। यदि आपसे पूछे which figure of speech is used in the line, it is not growing like a tree. Similarly, figure of speech is used in this line. इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इन बाग, बल का मतलब होता है साइज, बल का मतलब होता है साइज, आकार, मात्रा में, large in quantity, big in size, large in quantity, big in size. It is not growing like a tree in bulk. जिस प्रकार से पेड़ हमेशा अपने आकार में, साइज में बढ़ोतरी करता रहता है, उस प्रकार से अगर व्यक्ति का जीवन समय के तौर पर हमेशा बढ़ता जाए, it is not important. Doth man better be? यहाँ पर कवि बेन जॉनसन मनुष्य से एक सवाल पूछ रहा है। Doth man better be? क्या एक पेड़ के आकार की तरह व्यक्ति का जीवन अगर निरंतर बढ़ता ही जाए, मतलब एक व्यक्ति लंबे समय तक जीवन जी रहा है, निरंतर उसका जीवन समय के तौर पर बहुत विस्तृत है, क्या एक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना सकता है? ना। बेन जॉनसन के अनुसार अपन ने थीम पढ़ी थी, द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन इयर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ नोबल एक्ट्स एंड अचीवमेंट्स। अरे व्यक्ति का जीवन तो उत्तम कार्यों से और उपलब्धियों से उत्तम बनता है, ना कि समय के तौर पर उत्तम बनता है। तो ये आप शायद सोच रहे होंगे डक, एक आपने पढ़ा होगा पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन क्या होता है? कवि रिदम बनाने के लिए, राइम क्रिएट करने के लिए उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है, अपनी वोकैबुलरी के तौर पर उन शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसे पोएटिक डिक्शन बोलते हैं। ऐसे शब्दों का चयन करता है कि वो उस लाइन में अट्रैक्शन का काम करे, इंप्रेशन का काम करे। तो इसलिए यहाँ पर डज की जगह किसका प्रयोग हुआ है? डथ। डथ मैन बेटर बी? क्या एक पेड़ के आकार की तरह व्यक्ति का जीवन अगर बढ़ता जाए लंबे समय तक, क्या ये व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है? कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब बेन जॉनसन ये नहीं कहना चाहते कि आप लंबा जीवन जियो मत, आप छोटी जिंदगी में इस दुनिया को छोड़कर चले जाइए। कवि बेन जॉनसन तो ये कहना चाहते हैं कि तू
जितना समय जी रहा है उस समय में उतने ही महान कार्य कर, उतनी ही महान उपलब्धियां प्राप्त कर, एक जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना। ऐसा नहीं कि केवल समय के तौर पर तो जीवन बहुत लंबा था, लेकिन उतने लंबे जीवन में उत्तम कार्य और उपलब्धियां बहुत क्षणिक थी, बहुत कम थी। तो यहां पे देखिएगा मैन मैन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैन रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड, रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। यदि व्यंजन की ध्वनि की अगर कहीं आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। जहां पे रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड होती है वहां अजोनेंस होता है। यहां पे मैन क्या हो रहा है? बेटर बी क्या हो रहा है? बेटर बी, मैन ये दोनों मैन में आ रहा है और बेटर बी, तो यहां पर दोनों में क्या है? अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार है। बेटर बी कौन सा अलंकार है? अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट लाइन, ओवर स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, एक ओक के पौधे की तरह एक प्रकृति का सिंबल है जो कवि ने यहाँ पर मनुष्य के जीवन की तुलना करने के लिए लिया है। पहला सिंबल, पहला एलिमेंट ओक का पौधा, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, स्टैंडिंग खड़ा रहता है। लॉन्ग किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे? लॉन्ग किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे? लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम, लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम या लॉन्ग टाइम स्पेन, बहुत लंबे समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक मतलब जैसे ओक का पौधा बहुत लंबे समय तक खड़ा रहता है, मतलब अपना जीवन यापन करता है 300 ईयर, 300 सालों तक। क्या हो रहा है? अतिशयोक्ति नहीं हो रही है क्या? क्या हो रहा है? अतिशयोक्ति, हाइपरबोले। इसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे? हाइपरबोले। 300 ईयर ओक का पौधा जिस प्रकार से 300 सालों तक जीवन यापन करता है, 300 साल यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लॉन्ग टाइम स्पेन, लॉन्ग टाइम स्पेन को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो रहा है? हाइपरबोले, अतिशयोक्ति हो रही है कि जिस प्रकार से ओक का पौधा 300 सालों तक मतलब बहुत लंबे समय तक जीवन यापन करता है, यदि उसी प्रकार से एक व्यक्ति भी बहुत लंबे समय तक जीवन यापन करता है, क्या ये लंबे समय का जीवन एक व्यक्ति के जीवन को बेटर बना सकता है? ये अपन से पूछ रहे हैं हम। तो अरे वो 300 साल तक जीवन यापन करने के बावजूद भी टूफोल गिर जाता है, अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। एक इंसान नहीं कितना ही लंबा जीवन जिए, 150 साल जिएगा, द फाइनल डेस्टिनेशन विल बी डेथ। 20 साल को जिएगा और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो सर्टन, निश्चित है। तो उसी प्रकार से एक ओक का पौधा जो कि लॉन्ग टाइम स्पेंड करता है अपने जीवन में, अंततः फॉल गिर जाता है, अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। लॉन्ग सूखे लट्ठे के समान, सूखी लकड़ी के समान एट लास्ट, और अंततः क्या हो जाता है? ड्राई, सूख जाता है। बाल पत्तियां गिरा देता है। एंड शियर विदर्ड, यहां शियर एग्जैक्टली में तो अपन आना चाहिए था, है ना? शियर विदर्ड कह सकते अपन, मुरझा जाता है। ओक का पौधा जो बहुत लंबा जीवन यापन करने के बावजूद भी अंततः एट लास्ट अंततः सूखी लकड़ी के समान सूख जाता है, पत्तियां गिरा देता है, मुरझा जाता है और अपने जीवन को
को समाप्त कर लेता है। ना तो फूल लगते हैं, ना फल लगते हैं, ना छाया देता है, ना अच्छी स्मेल देता है, तो फिर इतना लंबा जीवन जीने के बावजूद क्या फायदा? लकड़ी की ईंधन इसकी खोखली होती है। तो अगर ओक के पादप की तरह एक व्यक्ति का जीवन भले ही बहुत लंबे समय तक हो, लेकिन यदि उन्होंने अपने जीवन में उत्तम और महान कार्य नहीं किए, नोबल एक्शन डीड्स नहीं किए, तो जीवन में वो उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। और जब तक उत्तम कार्य और उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर सकता, तब तक उसका जीवन कैसा है? मीनिंगलेस। कैसा है? मीनिंगलेस। और जब मीनिंगलेस है तो ऑब्वियसली अनइम्प्रेसिव है। क्योंकि यदि ओक का पौधा अच्छी छाया देता, अच्छे फल देता, अच्छे फूल देता, उसकी पत्तियां कहीं काम आती, उसकी लकड़ी अगर बहुत कीमती होती, वैल्यूएबल होती, तो उसका जीवन मीनिंगलेस नहीं होता, मीनिंगफुल होता। और जब जीवन मीनिंगफुल होता तो जीवन इंप्रेसिव होता, वो हमें प्रभावित करता जीवन। लेकिन एक ऐसा लंबा जीवन के दरमियान इसका कोई वैल्यू नहीं और जीवन के उपरांत इसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि जब जीवन के दरमियान ही वैल्यू नहीं है, उसके उत्तम कार्य नहीं है, महान कार्य नहीं है, तो उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाया, तो जीवन के उपरांत तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता और ऐसा जीवन मीनिंगलेस होता है, अनइम्प्रेसिव होता है। तो यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले ओक की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ एन ओक। ओक का पौधा बहुत लंबे समय तक जीवन जीता है, लॉन्ग टाइम स्पेंड करता है, जैसे कि 300 ईयर। लेकिन अंततः क्या होता है? ड्राई पार्ट एंड शेयर होकर गिर जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से एक मनुष्य भी अगर बहुत लंबा जीवन यापन करके ओक के पौधे की तरह एक मीनिंगलेस जीवन है उसका, अनइम्प्रेसिव जीवन है इसका, अगर उसने अपने जीवन में महान और उत्तम कार्य नहीं किए हैं, उपलब्धियां प्राप्त नहीं की। क्योंकि यहां पे देखिएगा जीवन में इंपॉर्टेंट जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन इयर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ नोबल एक्ट्स एंड अचीवमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर ओक की हम बात करें, ओक की तुलना यहाँ पर किससे की है? सवाल ध्यान रखना। ओक द प्लांट, ओक इज कंपेयर्ड टू ए लॉन्ग टाइम स्पेन, over long span of time in one's life, but without any noble acts and achievements, such life is meaningless, such life is unimpressive, like an oak. तो ऐसे व्यक्ति का जीवन है वो मीनिंगलेस है, अनइम्प्रेसिव है। तो ओक के पौधे की तुलना है ऐसे मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव जीवन से की है, अर्थहीन, प्रभावहीन, व्यर्थ जीवन से की है, जो बहुत लंबा जीवन यापन करने के बावजूद उत्तम और महान कार्य नहीं कर पाता है, उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाता है। तो an oak is compared to such a meaningless and unimpressive long life without any great deeds and achievements. और इसीलिए देखो यहाँ पर सवाल किसी तरीके से बन सकता है, ओक की तुलना किससे की है? ओक का जीवन मीनिंगलेस या अनइम्प्रेसिव क्यों बताया गया? रीजन इज द सेम, क्योंकि ओक के पौधे की तुलना ऐसे अर्थहीन, प्रभावहीन लंबे जीवन से की है, क्योंकि वो बिना उत्तम और महान कार्यों के। तो उसी प्रकार से यदि एक व्यक्ति का जीवन भी अर्थहीन होगा, प्रभावहीन होगा, अगर वह ओक की तरह कोई वैल्यूएबल ग्रेट डीड्स एंड अचीवमेंट्स प्राप्त नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे स्टेज की, जो आता है दूसरा सिंबल जो नेचर का है, लीफ, एक छोटा सा पौधा।
A lily of a day is far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportions, with just beauty see, and in short years like perfect. कवि कंक्लूडिंग लाइन्स में अपन को सजेस्ट भी कर रहे हैं क्या, चलिए देखते हैं। पहले जो ऑफ का पड़ा था संदर्भ, उसी तरह से लिली का देखिए। A lily of a day, लिली ऑफ अ डे, लिली का पौधा जिसका जीवन मात्र एक दिन का होता है। अरे क्या हो रही है? अतिशयोक्ति इसलिए हो रही है, यह अलंकार क्यों है? ऐसा जिसका जीवन बहुत छोटा कर दिया, मतलब या बढ़ा चढ़ा कर कहना या अपोजिट डायरेक्शन में उसको बहुत निम्न करके कहना हाई कर है ना। तो यहाँ पे देखिएगा लिली ऑफ अ डे, लिली का जीवन एक बहुत छोटा जीवन बताया कभी, जहाँ पर एक दिन से मतलब ये नहीं है एग्जैक्टली फॉर अ डे, एग्जैक्टली फॉर अ स्मॉल लाइफ, बहुत छोटा जीवन। इज फेयर फॉर यू मे, फेयर फॉर, कौन सा अलंकार हो दिया यहाँ पे देखो, एलिवेशन, कौन सा? फेयर फेयर, कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, एलिवेशन, एलिवेशन। जस्ट अपनी बुक में जो लाइन है उसके आगे एक तो लाइनिंग स्कीम ए बी सी सी डी डी है, और उसके आगे उनको अंडरलाइन करके फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिख दीजिए। जहां पर भी सवाल पूछेगा दो प्रकार से पूछ सकता है। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन दिस लाइन, कौन से अलंकार का प्रयोग इस पंक्ति में हुआ है, तो अलंकार का नाम दे दो। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि सिंगल फिगर ऑफ स्पीच का यूज इस स्टेंजा में कौन सी लाइन में हुआ है, तो उस लाइन को लिख दीजिए जिस लाइन में इसका यूज हुआ। The figure of simply the figure of speech is used in the line. It is not growing like a tree. Okay. तो यहाँ पे लिखिएगा lily of a day, लिली के पौधे का जीवन बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। मीजर्स में आंकड़ा में देखें तो इस फेयर फॉर में, लेकिन ये क्या करता है? मई के माह में खिलता है। फेयर फॉल में, मई के महीने में जब ये खिलता है तो इसके फूलों की जो सुंदरता है, द ब्यूटीनेस सीन्स इट्स लाइफ, इसके जीवन में हमें क्या नजर आती है, क्या प्रतीत होती है? सुंदरता। और वो सुंदरता जीवन की सुंदरता, जीवन की सुंदरता। नेल्सन मंडेला, अमस्टरडैम के गांधी कितने सुंदर थे, लेकिन उनके कार्य कितने सुंदर थे, और इसीलिए आज हमें याद करते हैं। द रियल ब्यूटीनेस लाइज इन वंस डीड्स, इन वंस एक्ट्स, इन वंस अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे देखिएगा इस फेयर फॉल में जो मई के महीने में खिलता है, यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, अरे उसी रात को अपना जीवन समाप्त कर लेता है। कवि इसकी कोई प्रेज नहीं कर रहे, प्रशंसा नहीं कर रहे लिली की कि वो का पौधा तो लंबा जीवन जीकर खत्म हो जाता है, और लिली का पौधा कभी खत्म नहीं होता है। इट ऑल्सो फॉल एंड डाई दैट नाइट। इतना छोटा जीवन यापन करने के बावजूद भी ये क्या करता है? अपनी सुंदरता से हमें अट्रैक्ट करता है, हमें इम्प्रेस करता है, तो उसकी जीवन कैसा हो जाता है? इम्प्रेसिव। और इम्प्रेसिव है तो यहाँ पर क्या लगा दो? मीनिंगफुल, है ना। तो although it fall and die that night, कंट्रास्ट आ रही है, विरोधाभास आ रहा है ना, किनमें? पंक्तियों में नहीं बल्कि इनके सेंस में। क्या? इस फेयर फॉल में, मई के महीने में ये खिलता है। although it fall and die that night, हालांकि उसी रात में ये अपना जीवन समाप्त कर लेता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, it was the plant and flower of life,
ये पौधा किसका है? लाइट। और यहाँ पर लाइट से क्या अर्थ है? लाइट से यहाँ पर ये अर्थ है कि एक्चुअल जीवन की लाइट, मतलब प्रकाश। जब अपन एक सुंदर फूलों वाले पौधे को देखते हैं तो अपन कभी भी उसके जीवन के समय को काउंट अप नहीं करते हैं, उस टाइम पर ध्यान नहीं देते हैं कि इसका जीवन कितना लंबा है। वो जो प्रकाश है, हमारी जो सॉल है, जो हमारी आत्मा है, उसमें क्या ला देता है? खुशियां ला देता है, हैप्पीनेस। दिस लाइट प्रोवाइड अस हैप्पीनेस। और ये जो प्रकाश है, ये जो लाइट है, वो हमें खुशियां देता है। और यही खुशियां हमारे लिए किसका कारण बनती है? एक अच्छे थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न होने लग जाते हैं। और हमारा जो अंधकार था, मतलब दुख जो था, वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये पौधा, लीली का पौधा, जिसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, और मई के महीने में जब ये खिलता है, हालांकि उसी रात को बहुत छोटा जीवन जीकर ये अपना जीवन समाप्त कर लेता है, लेकिन सभी को लाइवनेस दे देता है, हैप्पीनेस प्रोवाइड कर देता है, खुशियों का संचार कर देता है हमारे अंदर। अर्थात ये एक छोटे से जीवन में ही हमारे ऊपर वो इंप्रेशन छोड़ के चला जाता है, जिस इंप्रेशन को अभी अपन कभी भुला नहीं पाते। और वही इंप्रेशन हमारे लिए क्या बन जाता है? इंप्रेसिव बन जाता है, और इसका जीवन मीनिंगफुल हो जाता है। तो कवि बेन जॉनसन ये कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप ओक के पौधे की तरह बहुत लंबा जीवन जिए। आप लीली के पौधे की तरह एक छोटे से जीवन में भी आप क्या कर सकते हो? उत्तम और महान कार्यों से, उपलब्धियों से दूसरों को इंप्रेस कर सकते हो। ऐसे उत्तम और महान कार्य करो, उपलब्धियां प्राप्त करो, जो आपके जीवन को मीनिंगफुल बना देगी, क्योंकि वो अदर्स जो है, अन्य पीपल जो है, उनके लिए इंप्रेशन का काम करेगी। तो अभी तो कंक्लूडिंग लाइंस देखिएगा। स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस का मतलब होता है रेशियो। अरे छोटे से अनुपात में, इस प्रकार से बहुत बड़ा जीवन नहीं, एक छोटे से जीवन के अनुपात में। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, मतलब एक छोटा सा जीवन है, उसमें हमें, लीली का जो छोटा सा जीवन है, उसमें हमें केवल और केवल अच्छाइयां दिख रही है, केवल और केवल सुंदरता दिख रही है। वो छोटे से जीवन में ही हमें खुशियां दे देता है, जो एक बहुत लंबे जीवन में हम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया। और ऐसा जीवन किस काम का? जीवन हो तो ऐसा हो, कैसा? लीली के पौधे के जैसा एक छोटा जीवन होकर भी उसमें केवल और केवल हमें क्या प्रतीत हो, क्या नजर आए? सुंदरता नजर आए। एंड शॉर्ट मेजर्स लाइफ, कवि बेन जॉनसन wants to impart here a great message to humanity. What it is? And in short measures life, एक छोटा सा जीवन भी हो आकलन में, may perfect be. It is not necessary to spend a long life. A short life full of heroic and virtuous deeds can make a man's life perfect. एक छोटा सा जीवन भी अगर वो उत्तम और महान कार्यों से भरा हुआ है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा। A short life full of heroic and virtuous deeds can make one's life perfect. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। It is not necessary. It is not necessary to live a long span of life.
इट इज नॉट नेसेसरी टू लिव अ लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ। ये कदापि आवश्यक नहीं है कि एक जीवन जो समय के तौर पर बहुत लंबा होना चाहिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल एंड इंप्रेसिव। अ शॉर्ट लाइफ, एक छोटा सा जीवन फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स, एक छोटा सा जीवन जो उत्तम और महान कार्यों से भरा हुआ हो, कैन मेक वंस लाइफ परफेक्ट। वो एक व्यक्ति के जीवन को क्या बना सकता है, परफेक्ट बना सकता है। और हमें किस पर फोकस करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, एक परफेक्ट लाइफ पर, एक परफेक्ट लाइफ पर। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी फोकस्ड ऑन ए लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ। मतलब एक लंबे जीवन पर, लंबे समय तक जीवन जीने पर कभी फोकस नहीं करना चाहिए। बी फोकस्ड ऑन टू डू नॉबल एक्ट्स एंड अचीवमेंट्स। हमें किस पर फोकस करना चाहिए, उत्तम और महान कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और इस तरीके से अपन अपने जीवन को क्या बना सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं। तो कवि के अनुसार कौन सा जीवन परफेक्ट हो सकता है? कवि के अनुसार एक परफेक्ट जीवन के लिए लंबे जीवन को जीने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटे जीवन में भी उत्तम और महान कार्य करके उस जीवन को क्या बनाया जा सकता है, परफेक्ट बनाया जा सकता है। तो लिली की क्वालिटीज की बात कर लेते हैं अपन। लिली जो एक बहुत छोटा जीवन जीता है और मई के महीने में जब ये खिलता है और उसी रात को ये अपना जीवन समाप्त कर लेता है, लेकिन ये हमारे लिए प्रकाश का पादप कहलाता है, क्योंकि यह हमें अपनी सुंदरता से जब ये मई के महीने में खिलता है तो ऐसी सुंदरता जो है हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम हमारे अंदर खुशियों का संचार। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये जो पॉइंट अपन ने डिस्कस की है, जिसका अध्ययन किया है, स्टडी की है, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और जहाँ तक मेरी कोशिश थी, मैंने आपको पूरा समझाने का जो है प्रयास किया, उनसे बेस्ट किया। हालांकि अगर किसी प्रकार की और भी कोई आपके कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो ज़रूर आप वो क्वेश्चन है जो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।